मेरा ताल्लुक फाइनेंशियल मार्केट से है। मैंने 20-25 साल फाइनेंशियल मार्केट में इक्विटी ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम किया है। असल में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रॉपरली ये जानते नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। अगर आप में से कोई बता सके मुझे कि आप क्या समझते हैं कि एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? एनीबॉडी? कोई बताए फाइनेंशियल मार्केट? हाँ जी जी प्लीज। स्टॉक मार्केट जी। जी और कोई? जी जी। देखिए किसी हद तक आपका सवाल दुरुस्त है लेकिन ये पार्शल है। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो दुनिया भर में काम करती हैं और पाकिस्तान। जी जी आप भी बताइए। चलो ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ थोड़ा सा ऐड किया लेकिन प्रॉपरली किसी को भी मेरा ख्याल नहीं मालूम। जो अब तक जवाब आए वो सारे पार्शल हैं या किसी हद तक उसे थोड़ा सा समझा जा सकता है। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो है एक बाजार का नाम है जिसमें बहुत सारी मार्केट्स काम करती हैं। तकरीबन 7-8 मार्केटें जहां पर काम कर रही होती हैं, उस बाजार का नाम फाइनेंशियल मार्केट है। अब आप में से जैसे इन्होंने कहा स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट उस बाजार की एक मार्केट है। और मैं अगर आपसे ये पूछता कि स्टॉक मार्केट में कितनी मार्केटें होती हैं तो शायद वो आपको नहीं मालूम होगी। बेटा KSE 100 इंडेक्स जो है वो तो एक इंडेक्स है जो 100 कंपनीज पर मुश्तमिल है। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें 3 मार्केट्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट जी, तीसरी होती है फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव मार्केट। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को इसका वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट एंड फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट्स में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और क्या तरीक़ाकार है और कितने पैसे से काम शुरू किया जा सकता है। तो जाहिर है इसके बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उससे पहले मैं अपनी ये बात मुकम्मल कर लूँ कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट एक बाजार है जिसमें बहुत सारी मार्केटें काम कर रही होती हैं, और उन तमाम मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी अलग होती हैं और जो प्लेयर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए कि जैसे उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट भी होती है। जैसे हमारे इन्होंने बताया कि जनाब जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, ये सच बात है, जहां जैसे मेटल्स भी ट्रेड होते हैं, लेकिन बेसिकली इसको हम बाइफरकेट करते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड किस्म की मार्केट्स होती है। जो मनी मार्केट होती है, दुनिया भर में मनी मार्केट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म की जो होती हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो मनी मार्केट है उसमें तमाम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो। तो ये हमारी एक यूनिक सिचुएशन है। अदरवाइज दुनिया भर में जो जिनका टेनर 1 साल की मेच्योरिटी होती है या उससे कम होती है, उनकी ट्रेडिंग मनी मार्केट में होती है, और जो लॉन्ग टर्म जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है उनकी ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट में होती है। इसलिए स्टॉक में डिबेंचर्स, बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म वो वहीं ट्रेड होते हैं। लेकिन आप अगर पाकिस्तान स्टॉक में जाएंगे तो वहां पे आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या जो लॉन्ग टर्म सुकूक है वो आप लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मनी मार्केट से लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, हम आगे चलते हैं इसको, कि दूसरी एक होती है फॉरेक्स मार्केट, जिससे कि हम आप सुनते होंगे कि डॉलर के 2 रेट कोट किए जाते हैं। एक रेट होता है जिसे हम कहते हैं इंटर बैंक रेट, और एक होता है ओपन मार्केट। तो इसका मतलब है 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं जहां डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं। तो इंटर बैंक रेट जो है वो फॉरेक्स मार्केट हमारी है, जिसमें कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑपरेट करते हैं, और खासतौर पे बैंक्स जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक्सपोर्टर्स ज़ाहिर अपनी प्रोसीड्स को सेल करते हैं और वो उस साइड से सप्लाई आती है कि वो अपने डॉलर्स बेच रहे होते हैं, जो उनकी प्रोसीड्स आती है, और इंपोर्टर्स जो हैं उनको डॉलर चाहिए होते हैं पेमेंट के लिए, वो बाय कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंटर बैंक में जो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स जो बैंक्स काम कर रहे होते हैं, और वो अपना खुद भी उसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं साथ ही साथ, और इसमें डिफरेंट आर्बिट्राज भी बनते हैं।
तो एनीवे फिलहाल मैं ये कहता हूं कि भाई एक हमने कहा मनी मार्केट हो गई, दूसरी फॉरेक्स मार्केट हो गई जिसमें सिर्फ बैंक एंड इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स जो है वो मेजर प्लेयर्स हैं। उसके बाद एक करेंसी मार्केट है जो ओपन मार्केट जिसे हम कहते हैं, जहां पर कि आम आदमी भी जो है वो कोई करेंसी जो फॉरेन करेंसी है वो खरीद सकता है, बेच सकता है या उसे स्वैप कर सकता है। ये करेंसी मार्केट होती है, उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। उसके बाद एक और मार्केट होती है जिसको हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। पाकिस्तान में भी एक कमोडिटी मार्केट ऑपरेट करती है। आप इससे पता नहीं कितने लोग जानते हैं कमोडिटी मार्केट जो पाकिस्तान में काम करती है उसका नाम क्या है, किसी को पता है? कमोडिटी मार्केट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, उसका नाम बता सकते हैं? भाई आपने पीएमएक्स का नाम नहीं सुना, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज? तो चले अच्छी बात है, आज सुन लिया। तो पीएमएक्स के नाम से हमारे यहाँ एक मार्केट है जहां आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया भर में कमोडिटीज में एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी होती हैं, वहां पर मेटल्स में भी काम होता है, वहाँ ये क्रूड ऑयल में बहुत काम होता है और करेंसीज में भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ इत्तेफाक से इतनी हमारी मैच्योर्ड मार्केट नहीं है कि वो हम यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर सके। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं होते। लेकिन फिलहाल पीएमएक्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है। तो लेकिन ये जो एक्सचेंज है हमारा जो पीएमएक्स है, इसमें बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 100% कैश नहीं देना पड़ता है, उसमें मार्जिन ट्रेडिंग होती है जी। 20 टाइम्स लेवरेज देते आप, मतलब 5 रुपए के अगेंस्ट में 100 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसका एक अजीब किस्म का फेनोमेना है। हमारे यहाँ कभी कभी टीवी पे बैठ के लोग गलत फहमी की वजह से अजीब अजीब बातें करते हैं। अगर आपने सुना हो कभी फैसल रजा अब्दी को, तो वो एक दफा कह रहा था कि यार एक मरतबा जो है क्रूड ऑयल की कीमत इतनी गिरी कि वो माइनस पे चली गई, पाकिस्तान के लोग सो रहे थे वरना वो खरीद लेते, मुफ्त में तेल मिल रहा था। ये बिल्कुल सच है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मार्केट में ऑयल की जो फ्यूचर की ट्रेड थी वो माइनस में गई, यानी आप अगर एक बैरल क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो साथ में $1 जो है ना वो भी मिलेगा आपको। ये भी रेट रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान ने नहीं खरीदा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, इसलिए कि उसको उसका मैकेनिज्म नहीं पता, उसकी ट्रेडिंग साइकिल नहीं पता, उसको उसकी वजूहात नहीं पता कि ऐसा क्यों हो गया। वो भाई पाकिस्तान अकेला मुल्क तो नहीं है, दुनिया में 200 मुल्क है और आ जाते खरीदने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि जब ये रेट तकरीबन $100 से गिरनी शुरू हुई मार्केट, और जब वो 50 से नीचे आ गई तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि भाई ये तो बहुत नीचे आ गया, यहाँ पे हमें खरीद लेना चाहिए। तो उसके साथ उसमें बाइंग आई। लेकिन फर्दर ये हुआ कि सेंटिमेंट ऐसा था कि जिसकी वजह से मार्केट मुसलसल क्रैश करती गई, और जब वो $30 पे आ गई तो आप सोचें कि फिर हमने भी सोचा होगा कि अगर रिवर्स हो गई तो बड़े अजीब बात होगी। $30 पे एक चीज मिल रही है जो $100 की थी। तो उस पर यह हुआ कि पाकिस्तान में जाहिर खरीद लिया गया। अब दूसरी बात एक और होती है, क्रूड ऑयल जो है ना वो आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। क्रूड ऑयल जो है वो तो एक क्रूड शक्ल में होता है जिसे रिफाइनरी खरीद कर उसे रिफाइन करके उसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसके लिए पाकिस्तान में अगर आपको पता हो कि कितने दिन की हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी जो पाकिस्तान में डेली डिमांड कंजम्पशन है, उसके लिए हम कितना क्रूड ऑयल खरीद करके स्टोर कर सकते हैं। स्टोर की कैपेसिटी भी तो चाहिए होती है। पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 दिन की जो हम अपनी डिमांड है उसके हिसाब से स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हमारे पास है। यानी हम पाकिस्तान में जो डेली हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं उस रिफाइनरीज जो क्रूड ऑयल इस्तेमाल करती है, रिफाइन करती है, उसके स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास 15 से 20 दिन की है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप पहले से बाइंग करते रहे इस बात पर कि भाई काफ़ी रेट नीचे आ गया और मुसलसल हमें चाहिए भी होता है, तो उसके बाद अगर फ्री में भी बांटेगा तो आप ले आके रखेंगे कहाँ उसको। दूसरी बात यह है कि भाई पूरी दुनिया थी तो फिर ये रेट नीचे कैसे चला गया। कोई हम पाकिस्तान अकेला तो नहीं है, पूरी दुनिया खरीदार थी। तो अमेरिका खरीद लेता, भाई उसके पास तो बहुत कैपेसिटी है, तो फिर ये रेट नीचे क्यों चला गया। तो जो लोग जो फ्यूचर मार्केट है उसका जो ऑपरेशन है उसको समझते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ये थोड़ी सी देर के लिए हुआ था। असल में होता यह है
कि जो क्रूड ऑयल हो या कोई भी मेटल हो या कोई और कमोडिटी हो, जहां फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है, तो वहां बहुत सारे लोग उसमें खरीदार बन जाते हैं, उसमें सेलर बन जाते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब ये बताइए कि मैं, आप या आम आदमी दुनिया भर से वो क्रूड ऑयल परचेज कर रहे होते, तो मुझे बताइए कि अगर क्रूड ऑयल उनको दे दिया जाए, करेंगे क्या उसका? इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रूड ऑयल के बारे में वो पहले अपना एक वो जहन बनाते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या सूरत हाल है, दुनिया में कहीं टेंशन तो नहीं है। अभी आप जैसे मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन होती है तो आप देखेंगे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अगर हालात इस तरह के बनते हैं कि जनाब कोई टेंशन शुरू होती है तो लोग उसमें बाइंग करते हैं कि भाई टेंशन होगी तो जाहिर है कि उस तरफ से ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या उसकी सप्लाई कम हो जाएगी या उस साइड से जो उसकी सप्लाई चेन है डिस्टर्ब हो जाएगी, लिहाजा प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि जब हालात नॉर्मल होते हैं तब भी प्राइस फ्लक्चुएट करती है। तब ये होता है कि जो बड़े मुल्क हैं जिनके पास ज्यादा डिमांड है उनकी इन्वेंट्री का डेटा भी हर दफा आता रहता है। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री का डेटा आ रहा है और उसमें पता चला कि चाइना के पास इन्वेंट्री सरप्लस है इस वक्त, तो फौरी तौर पे ये होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए कि चाइना ने जो खरीदा था उसके हिसाब से वो एक एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करता है। अगर उसका डेटा आता है कि वो ज्यादा है, इसका मतलब है अगले महीने वो कम खरीदेगा, तो प्राइस नीचे चली जाएगी। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनका जब डेटा आता है, उनकी कंजम्पशन का डेटा आता है, मिसाल के तौर पर दुनिया भर में अभी होता ये रहा है कि हर साल एवरेज 1 मिलियन बैरल पर डे जो है क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस साल भी यही सोचा गया कि जो दुनिया भर में जाहिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं और डिफरेंट तरीकों से कंज्यूम करते हैं ऑयल को, तो इस साल क्या हुआ कि जो डिमांड आमतौर से बढ़ती थी एवरी ईयर 1 मिलियन बैरल पर डे डिमांड बढ़ती थी ऑयल की, इस साल वो नहीं बढ़ी। अब क्यों नहीं बढ़ी? एग्जैक्टली ये सही करें कि आप जब ग्रीन एनर्जी की तरफ चले गए, हमने जनाब ये सोलर पैनल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और दुनिया तेजी से इस तरफ जा रही है। उसकी वजह से जो फॉसल फ्यूल्स हैं उससे दुनिया हट रही है, लिहाजा उसकी वजह से डिमांड बढ़ नहीं सकी और फिर इसलिए प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकी। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये जो है एक रेंज में जो ब्रेंट और दो ज्यादातर यहाँ पे ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, एक ब्रेंट है जो इंग्लैंड में ट्रेड होता है और WTI है वेस्ट टेक्सास, वो अमेरिका में ट्रेड होता है और इनमें $4-5 का फर्क होता है। तो लोग जाहिर है कि उसके हिसाब से सेंटीमेंट को देखते हुए इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब किसी वक्त ऐसा हुआ कि जब वो मार्केट गिर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया कि इससे नीचे क्या जाएगा। लेकिन होता यह कि जब वो फ्यूचर की एक सेटलमेंट डेट होती है, मिसाल के तौर पर 1 महीने का फ्यूचर है, अगर 1 तारीख से 30 नवंबर तक का एक फ्यूचर है, आपने पहली को, दूसरी को, तीसरी तारीख को खरीद लिया, आपके पास 20, 25, 28 दिन है कि आप इसको बेच के और प्रॉफिट कमा लें या लॉस बुक कर लें। लेकिन लोग इंतजार करते रहे कि भाई अभी जब ये नीचे गिरा है तो ये हमने खरीदा है, वापस ऊपर आएगा तो बेचेंगे, वापस ऊपर आएगा तो बेचेंगे, इसी आसरे में बैठे रहे और रेट ऊपर नहीं आया। यहाँ तक कि वो जैसे फर्ज करो मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ, 30 नवंबर आ गई तो एक आम आदमी जो है वो क्रूड ऑयल की डिलीवरी तो ले नहीं सकता। जब 30 नवंबर आ गए तो यहाँ पर आपको फैसला करना है कि अब अगली डेट आपके पास नहीं है, तो आपने जो कुछ खरीदा है या तो उसे बेच दें या डिलीवरी कॉल कर लें कि भाई ठीक है मैं मुझे डिलीवरी दे दे तेल की। तो बेशुमार इंडिविजुअल काम कर रहे थे, वो डिलीवरी नहीं ले सकते थे और वो इंतजार करते रहे कि शायद प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस कम हो जाएगा, और वो नहीं हुआ। इसकी वजह से प्राइस जीरो हो गई, बल्कि कुछ लोगों के पास हाथ में तो थोड़ा बहुत उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्हें माइनस में भी बेचना पड़ा और उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ये हुआ। तो ये एक सिस्टम है मार्केट ऑपरेट करने का, तो लोग इसको सही तरह समझते नहीं है। एनीवे, तो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में है। तो हमने बात की कि भाई एक इंश्योरेंस मार्केट होती है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर एक जो है वो फॉरेक्स की 2 मार्केटें होती है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है म्यूचुअल फंड की, और म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है।
इसलिए कि म्यूचुअल फंड में उनकी अपनी एक प्रोफेशनल टीम होती है जो लोगों का पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट करती है और एक सर्टेन परसेंटेज से फीस चार्ज करते हैं वो, और जो भी नफा नुकसान होता है वो पास ऑन कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। हमारी इस वक्त जो मार्केट है बहुत ही उसने फ्लरिश किया है, बहुत बड़ी मार्केट हो गई। 90s में मेरा ख्याल है 92 93 में पहला एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में आया था। इससे पहले एनआईटी और आईसीपी के फंड्स होते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं थी। उसके बाद इसने ग्रो करना शुरू किया। अब ये कई ट्रिलियन की मार्केट हो गई है और इसमें बीसियों किस्म के फंड हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, और उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये देखें कि भाई मैं मतलब किस तरह से मॉनिटर करूं अपने इन्वेस्टमेंट को, प्राइसेस किधर जा रही हैं, दुनिया का डेटा किधर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, हम उनको पैसे देते हैं, उसमें आप देख लें इतने सारे फंड काम कर रहे हैं। यूबीएल का फंड भी है, अभी बैंक का है, नाफा फंड्स हैं, इसके अलावा एमसीबी का फंड है और डिफरेंट म्यूचुअल फंड है, मीज़ान का इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें शरई कंप्लाइंट भी है और कन्वेंशनल फंड्स भी हैं। फिर उसमें स्टॉक मार्केट फंड भी है, उसमें फिक्स इनकम फंड भी है, उसमें एग्रेसिव एलोकेशन फंड्स हैं, बहुत सारी इसके पेंशन फंड है। यानी आपकी जो ज़रूरियात हैं, आप जितने पैसे रखते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से फंड में लगाना चाहिए, और उसकी हिस्ट्री भी आपके सामने होगी कि ये फंड अब तक कैसे परफॉर्म करता रहे। तो ये एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है ना, आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। उसमें आप सेलेक्ट करें, उसमें आसानी से इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। और ये आपको पता है दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक ओपन एंड होता है और दूसरा क्लोज एंडेड होता है। पता नहीं कितने लोगों को पता है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्या किसी को पता है कुछ इसके बारे में? यार ऐसे नहीं बोलो यार, अपनी बात करें, सबकी बात कैसे कर दी आपने जी प्लीज। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एंड ओपन एंडेड, आप लोग फाइनेंस के लोग नहीं हैं जी? एक में विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरे में नहीं, ऐसा नहीं है जी। और कोई बताए भाई, आप सोचें तो सही ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को नहीं पता कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो मेरा ख्याल है चले, खैर आप कहते हैं नहीं है तो चलो भाई हम बताते हैं आपको। जी जी जी, क्या करिए आप? नंबर ऑफ फर्क? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इसमें बहुत सिंपल सा फर्क है। जैसे तमाम कंपनियां जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके बारे में आपको ये मालूम होगा कि वो एक दफा जब फंड रेजिंग करते हैं तो अपने शेयर्स बेच देते हैं पब्लिक को और पैसा ले लेते हैं, राइट? उसके बाद उस पैसे से कंपनी कारोबार कर रही होती है और जिन लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, अगर उनको बेचना होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, वहां शेयर बेचते हैं। वो कंपनी जो उसके पास फंड रेजिंग उसने की थी अगेंस्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, उसी से वो काम करती रहती है। अब अगर आप शेयर खरीदें या बेचें मार्केट में, वो पैसा उस कंपनी में ना आता है ना जाता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई कंपनी, जैसे सीमेंट की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, कोई दवाई की कंपनी है, वो पैसे रेस करके अपना कारोबार कर रही है, सीमेंट बना रही है, सीमेंट बेच रही है, दवाइयाँ बनाती है, दवाई बेचती है, या स्टील मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी ये कहे कि हम ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, और वो कंपनी लॉन्च कर दे अपने शेयर्स और तमाम जनरल पब्लिक से पैसे लेने के बाद वो आपको शेयर दे दे, तो आप वो शेयर मार्केट में उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास जितना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिटर्न आएगा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसी कंपनी जो एक नॉर्मल बिजनेस कंपनी की तरह ऑपरेट करती है, जिसके शेयर्स होते हैं, उसे कहते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसलिए कि उसमें फर्दर वो पैसे लेते भी नहीं है, पैसे वापस भी नहीं करते। जो उनके पास पैसे हैं और जो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी को रीइन्वेस्ट करके और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहे होते हैं और शेयर होल्डर्स उसकी ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके पास ये सहूलत होती है कि उनके पास हर वक्त गुंजाइश है, आप किसी भी वक्त जाके उनसे कहें कि हमें आपके फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपने यूनिट आपको सेल कर देंगे। और अगर आप
कहेंगे कि हमें रिडीम कराना है, तो वो आपसे एप्लीकेशन लेंगे कि ठीक है रिडम्पशन की एप्लीकेशन दे दें। उसके बाद वो ये करते हैं कि 2 दिन का टाइम लेते हैं रिडम्पशन के लिए। जब आप उनको अप्लाई करेंगे कि मैं मुझे रिडीम कर दें, मुझे इतने पैसे वापस कर दें, तो नेक्स्ट डे वो उतने पैसों के जो उनकी सिक्योरिटीज हैं वो लिक्विडेट करेगा मार्केट में और पैसा जनरेट करेगा और आपको दे देगा। तो इस तरह से वो जो म्यूचुअल फंड है वो बढ़ते भी रहते हैं और सुकड़ते भी रहते हैं, वो एक्सपेंड भी करते हैं, श्रिंक भी करते हैं, और उनके जो शेयर्स हैं उनको हम कहते हैं यूनिट्स। लेकिन एक बात यह है कि जब वो नया फंड लॉन्च करते हैं तो उस वक्त उसकी जो प्राइस होती है बाद में वो प्राइस सेम नहीं होती, इसलिए कि वो डेली बेसिस पर अपनी एक जो है प्राइस या वैल्यूएशन जो है वो डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। तो जो मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आजकल स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, तो उनका इन्वेस्टमेंट अगर ग्रो करेगा तो उसको वो अपने टोटल उस पर डिवाइड करेंगे जो उनके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और पर यूनिट उसकी वो वैल्यू निकालकर वो डिक्लेयर करते हैं रोजाना कि भाई आज आपकी एनएवी ये है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे 25 रुपए का यूनिट लिया था और अगर वो 40 रुपए का हो गया इसलिए कि स्टॉक मार्केट बढ़ गई, तो आपको नजर आएगा कि अब मेरा यूनिट 40 रुपए का हो गया, तो आप इनकैशमेंट के लिए जाएंगे रिडम्पशन के लिए, तो वो उसको उसके रेट से वो रिडीम कर देगा। अगर लॉस में जाएगा वो फंड तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए कि वो एनएवी रोजाना डिक्लेयर करते हैं। इसी बेसिस पर लोग उसमें आते रहते हैं और वो फर्दर एक्सपेंड करता रहता है, और इसीलिए हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनके ज्यादातर फंड जो है वो ओपन एंडेड हैं, इसीलिए इसका साइज ट्रिलियंस में चला गया है। और कुछ फंड हमारे पास थे पहले, जैसे गोल्डन एरो था या और कुछ फंड थे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थे, बाद में उन्होंने भी कन्वर्ट कर लिया अपने आप को ओपन एंडेड में, इसलिए कि उनके पास गुंजाइश ज्यादा आ गई कि ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा हम अपॉर्चुनिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यानी जो मैंने आपको कहा मनी मार्केट है, अब मनी मार्केट में फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का कारोबार होता है। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में जो एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है वो बोरोइंग करती है, और उसके लिए उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेजरी बिल्स, जिनका टेनर होता है 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इसके अलावा आजकल जो है वो शॉर्ट टर्म सुकूक भी इशू करते हैं, और सुकूक और दूसरे फंड्स का डिफरेंस मेरे ख्याल फारूक साहब ने आपको बता दिया होगा कि जो सुकूक होते हैं ये एसेट बेस्ड होते हैं, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है ये। इसी तरह से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते हैं, उनका जो टेनर है वो 3 साल, 5 साल या 10 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल का होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में भी कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म सुकूक भी होते हैं। तो एक आम आदमी भी ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसको अपने बैंक के थ्रू खरीदना पड़ेगा और वो आपकी इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब पिछले दिनों जो है 22.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आप सोचें उस वक्त स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी और मार्केट में 22.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। आप अगर कोई ट्रेजरी बिल खरीदते आपको उसका रिटर्न मिलता 22.5%, अभी भी 15% से ऊपर है। तो अभी चूंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेट मुसलसल स्टेट बैंक कम करता जा रहा है, और इसका भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, पता नहीं आपको पता है नहीं, कि जब स्टेट बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक जब अपने जो पॉलिसी रेट है इसको बढ़ाता है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, और जो घटाता है उसके लिए अलग टर्म इस्तेमाल होती है। आप में से कोई बता सकता है कि अगर कोई बैंक मुसलसल बढ़ाने की पोजीशन में हो कि वो बढ़ा रहा है इंटरेस्ट रेट, ऐसी सूरत हाल को क्या कहते हैं? और जब वो जैसे कि आजकल स्टेट बैंक मुसलसल जो है वो रेट को कम करता जा रहा है, अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में उसने 2.5% कम किया था, तो ऐसी सूरत हाल को क्या कहते हैं? सॉरी, इसके लिए 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जब कोई भी सेंट्रल बैंक की टेंडेंसी होती है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इसे कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है, और जब ये गिराना शुरू करते हैं उसे ईजिंग कहते हैं, कि इस वक्त जो है वो ईजिंग पॉलिसी है मॉनेटरी की, कि वो मुसलसल इसको कम कर रहा है, इसलिए कि मनी इजी हो जाएगी, इजी मनी हो जाएगी, सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगी। एनीवे, तो मेरा ख्याल है शायद टाइम ज़्यादा हो गया। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। जी जी जी
देखिए, म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि मुश्तरका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फंड जिसमें बहुत सारे लोग अपने फंड्स को पूल इन कर दे और एक प्रोफेशनल टीम उस पर रिसर्च करके अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके उसको बेहतर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर दे। तो जो लोगों का पूल्ड इन फंड है, म्यूचुअल जो फंड है, उसको वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड की ऊपर एक कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसलिए कि म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की टीम जो है ना मैनेज करती है एसेट्स को। और म्यूचुअल इसलिए कि हम सब ने उसमें पैसा लगाया होता है, तो म्यूचुअल फंड होता है, सबका फंड होता है, वो कलेक्टिव फंड होता है, इसलिए उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। और कोई सवाल? लेकिन आजकल लोग इजी एग्जिट लेना चाह रहे होते हैं या जल्दी अर्निंग करना चाह रहे हो, तो उसके बेसिस पे जो मैंने शेयर्स के पॉइंट देखे वो एक ही दिन में 3000 पॉइंट इंक्रीज होता है, 3500 डिक्रीज होता है, फिर 4000 इंक्रीज होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे हम रीड कर सकते हैं या इस चीज़ को पे कैसे वर्क कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर अस? देखिए, बात यह है कि ये आपके ऊपर होता है कि आप में कितना रिस्क टॉलरेंस है। आपने खुद कहा कि किसी दिन 3500 पॉइंट गिरती है, एक दिन 4000 पॉइंट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है जब 3500 गिरी थी उस दिन नुकसान हुआ था। तो अगर आपका जो है दिल है मजबूत और आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि स्टॉक मार्केट कोई हवा में काम नहीं करती। स्टॉक मार्केट एक मुल्क की मईशत के अंदर काम करती है, और मुल्क की मईशत पूरी दुनिया की मईशत के अंदर ऑपरेट करती है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक तो पहली बात यह कि ओवरऑल इकोनॉमी का सेंटीमेंट देखना होगा, डायरेक्शन देखनी होगी कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो ग्रो कर रही है, बेहतर हालात हो रहे हैं, तो बिजनेस के हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात यह कि अगर इकोनॉमी पे प्रेशर होगा तो जाहिर है बिजनेस पर प्रेशर आएगा। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन हो गई। उसके बाद फिर हम आते हैं कि भाई जो मार्केट होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट को सेक्टर के हिसाब से 35 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, यानी 35 बिजनेसेस ग्रुप बना दिए गए कि भाई ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक बना दिया, एक फार्मास्यूटिकल का बना दिया, टेक्सटाइल में 3 बनाए, एक टेक्सटाइल स्पिनिंग है, एक टेक्सटाइल वीविंग है और टेक्सटाइल कंपोजिट है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर है, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर है। तो इस तरह डिफरेंट सेक्टर्स हैं बिजनेस के, वो 35 सेक्टर हमारी मार्केट में है। फिर उस सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनियां, हमारे तकरीबन 500-600 कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब आपको अगर ये लगता है कि मार्केट जो है वो इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से बेहतर होगी, तो फिर आप ये देखेंगे कि उस बेहतरी में सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, उस इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फायदा किस इंडस्ट्री को पड़ेगा। फिर आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर इंडस्ट्री के बाद फिर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में 20 कंपनी है, इसमें कौन सी अच्छी मैनेजमेंट है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर आप सिलेक्शन करते हैं उस कंपनी का, फिर उसके बाद आप शेयर परचेज करते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मुझे कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं। इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो शेयर्स वहां पर ट्रेड हो रहे होते हैं, उसको हम टेक्निकली 3 तरह के शेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, एक होते हैं बैलेंस स्टॉक। आपको इसमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करनी होगी। वैसे तो चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई और बिजनेस हो, हर बिजनेस में, हर सेक्टर में तीनों टाइप के स्टॉक मिलते हैं। ये किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा। वैल्यू स्टॉक जो है वो आपको सीमेंट इंडस्ट्री में भी मिल जाएगा, पावर सेक्टर में भी मिल जाएगा, बैलेंस ईएनपी सेक्टर में भी मिल जाएगा, और आपको ग्रोथ स्टॉक भी इसी तरह सब जगह मिल जाएंगे। अब उसके हिसाब से आप देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते क्या है इन्वेस्टमेंट से। तो एक बात तो ये होती है कि पहली कि हमें हर इंसान का रिस्क लेने का जो हौसला है वो मुख्तलिफ होता है। कोई कम रिस्क लेना चाहता है, कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई हाई रिस्क ले सकता है।
उसके हिसाब से वो देखता है कि मुझे किस सेक्टर में कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। अब अगर जैसे मैं हूं, मैं एक तरह का रिटायर्ड आदमी हूं, तो मेरे पास पैसे तो होंगे जो रिटायरमेंट में मुझे मिले, लेकिन मेरी चूंकि फर्दर इनकम नहीं है, लिहाजा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मेरा कैपिटल डूब जाए। साथ ही साथ चूंकि मेरी आमदनी बंद हो गई, मैं चाहता हूं कि मुझे आमदनी मिलती रहे ताकि मेरा खर्चा चलता रहे। तो मेरे जैसे आदमी को कौन सा स्टॉक सूट करेगा? तो मेरे जैसे आदमी को स्टॉक सूट करेगा वो होते हैं वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स हम उसको कहते हैं जो अपनी ज्यादातर इनकम को डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो मोर देन 80% जो अपनी इनकम है जो कंपनीज वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उनको हम वैल्यू स्टॉक कहते हैं। अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में पायनियर सीमेंट को आप देखेंगे, अगर वो 15 रुपए कमाता है तो 14 रुपए डिविडेंड दे देगा। लेकिन लक्की सीमेंट जो है वो 50 रुपए कमाएगा और आपको 4 रुपए डिविडेंड देगा। लेकिन लक्की सीमेंट की प्राइस जो है ना वो 10 रुपए का शेयर है, वो 850 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन फौजी सीमेंट जो है वो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसलिए कि वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो कंपनियां होती हैं जो कमाकर डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उस पैसे को री इन्वेस्ट करके अपनी एक्सपेंशन में जाते हैं। तो इसलिए ग्रोथ स्टॉक जो है वो लोग लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वैल्यू स्टॉक वो लेते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है और रिस्क फ्री लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिलेक्शन करते हैं। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोग और डिफरेंट जो उनके ऑब्जेक्टिव होती है उसके हिसाब से सिलेक्शन होती है। क्योंकि टाइम आज कम है, कभी अगर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपके लिए मैं प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा और अच्छी तरह प्रेजेंट करूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी। ठीक है।